हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। उस पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें हम आज हेरिडिटी के PYQs को मास्टर अप कर लेंगे ताकि प्री बोर्ड्स और बोर्ड एग्जाम में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम इस अमेजिंग से सेशन को, जिसको आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वॉच करना, सारे PYQs मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। चलो एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं, क्योंकि भाई सेशन को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। एग्जैक्टली भाई, खुद पे बिलीव करो। अपने प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में जरूर फोड़ करके आओगे तुम लोग, लेकिन तब जब अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो भाई मैम जब पढ़ाई करवा रही होती है तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि अ मैन विद ब्लड ग्रुप A marries with a man with a blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O dominant, why or why not? तो देखो भाई, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या था, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो A टाइप ब्लड ग्रुप होता है, जो A टाइप होता है वो क्या होता है, हमेशा और हमेशा डोमिनेंट रहता है। क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है। और O टाइप वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमेशा और हमेशा रेसेसिव होता है। अब वो बोल रहा है कि मदर के पास O ब्लड ग्रुप है, तो मदर के पास अगर O ब्लड ग्रुप होगा तो उसके पास IO होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ O ब्लड ग्रुप ही होगा उसके पास। ठीक है, जो कि क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा। क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब शो करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। क्या होते हैं? होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तभी रेसेसिव ट्रेट आपके एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जबकि डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मदर के पास तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस पेयर होगा ब्लड ग्रुप O का। अगर मैं बात करूं फादर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फादर की, तो अगर फादर के पास दोनों ही ब्लड ग्रुप A टाइप होंगे, अगर दोनों ही ब्लड ग्रुप A टाइप होंगे उनके पास, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि A ब्लड ग्रुप के प्रेजेंस में O ब्लड ग्रुप शो हो जाए। ठीक है, अगर उनके फादर के ब्लड ग्रुप जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, मतलब दोनों ही अलील उसके पास A टाइप के ब्लड ग्रुप के होंगे होमोजाइगस कंडीशन में, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जो डॉटर होगी वो उसके पास O ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या है कि फादर के पास कहीं ना कहीं क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा फादर का ब्लड ग्रुप भी, कि एक अलील उनके पास A टाइप का है और एक अलील उनके पास O टाइप का है, जिसकी प्रेजेंस में उनकी जो डॉटर होगी वो कैसी हो सकती है, O ब्लड ग्रुप की हो सकती है। चाहे तो आप क्रॉस बना करके देख लो, एक IA से हम डिनोट करते हैं ब्लड ग्रुप A को और IO से डिनोट करते हैं ब्लड ग्रुप O को। IO से डिनोट करते हैं ब्लड, अब IA और IO मतलब ये A टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। IO और IO इसका मतलब ये O टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। अगेन IA और IO हो गया, मतलब ये A टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। IO और IO हो गया, इसका मतलब वो O टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। तो मतलब 50-50% चांसेस थे कि डॉटर में A टाइप का ब्लड ग्रुप आ सकता था और O टाइप का ब्लड ग्रुप आ सकता था, लेकिन उसके अंदर O टाइप का ब्लड ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब डॉटर आपकी क्या बन गई, रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक वाली बन गई, O ब्लड ग्रुप उसमें आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो फादर होगा उसका डॉटर का, वो उसमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, मतलब उसके पास AO टाइप का ब्लड ग्रुप भी होगा, एक O टाइप का ब्लड ग्रुप भी होगा और एक उसके पास A टाइप का ब्लड ग्रुप भी होगा। तभी उसकी डॉटर जो होगी वो O ब्लड ग्रुप शो करेगी, तभी उसकी डॉटर O ब्लड ग्रुप शो करेगी। देख सकते हो।
तो देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन एनफ नहीं थी आपके लिए। ब्लड ग्रुप ए और ओ में से हमेशा जो डोमिनेंट रहता है ना, वो ब्लड टाइप ए रहता है। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए और ए रहेगा, कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, तो और अगर उनका ब्लड ग्रुप कैपिटल ए और कैपिटल ओ हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, और मदर का ब्लड ग्रुप जो होगा आपका ए ओ और ओ ओ भी होगा, तभी डॉटर आपकी ब्लड ग्रुप ओ के साथ बॉन्ड हो सकती है। क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है आपका रेसेसिव ब्लड ग्रुप है, तो मस्ट भी वो हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप कंडीशन में होना चाहिए, और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो होमोजाइगस कंडीशन में, तभी जो है ऐसा रेसेसिव कैरेक्टर जो होगा ब्लड में, सॉरी डॉटर में शो अप होगा। तो फादर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, कैपिटल ए और कैपिटल ओ, और आपका मदर जो होगी वो होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक में होनी चाहिए, स्मॉल ओ और स्मॉल ओ। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं वो लाइफ टाइम में एक्वायर होते हैं, वो इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं? जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं आपके, जो आपने एक्वायर किए हैं लाइफ टाइम में, वो इनहेरिट क्यों नहीं होते, उनका रीजन क्या है आपका? ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि भाई क्या रीजन है इसका। तो रीजन इसका ये होता है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं ना, वो सोमैटिक चेंजमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ये सोमैटिक चेंजमेंट करवाते हैं। सोमैटिक चेंजमेंट का मतलब होता है ये बॉडी के सेल्स में चेंजमेंट करवाते हैं, बॉडी के सेल्स में, ना कि उनके डीएनए या उनके जीन में चेंजमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिट नहीं होते, क्योंकि वो हमारे बॉडी के सेल्स में चेंजमेंट करवा रहे हैं। हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर चेंज नहीं करवा रहे हैं। इसीलिए आपका जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, एक्वायर की होती है अपने लाइफ टाइम में, वो आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में या आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डीएनए में, आपके जीन में चेंजमेंट नहीं करवा रही है। अगर ये एक्वायर्ड ट्रेट्स आपके जीन में चेंजमेंट करवा देंगे तो ये इनहेरिट हो जाएंगे, और तब इनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स या इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो भाई जो ट्रेट होते हैं इनहेरिट इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये जो वेरिएशंस होता है उनके जीन्स और डीएनए में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसमिट नहीं होते। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 3rd नंबर वाला, कि ग्रीन एंड रेड कलर के जो सीड्स हैं वो रेसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जो ग्रीन है आपका वो रेसेसिव है, जबकि जो रेड कलर है आपका वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो अब उसने ये पूछा है कि F1 और आउट ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी इन विच जनरेशन विल द ग्रीन कलर सीड अपीयर इफ बोथ द प्लांट्स आर नॉट हाइब्रिड। अगर दोनों ही प्लांट्स हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड का मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन में। अगर ग्रीन के लिए हम स्मॉल जी और स्मॉल जी ले ले और रेड के लिए हम कैपिटल जी ले ले, तो ये होता है नॉट हाइब्रिड केस, मतलब होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे होमोजाइगस कंडीशन में आपको बताना है कि जो ग्रीन कलर का रेसेसिव ट्रेट है वो F1 जनरेशन में दिखेगा या F2 जनरेशन में दिखेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट मी टेल यू द आंसर, बट उससे पहले जरा मैं थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लेती हूँ, जरूरी है रे बाबा। देखो तो भाई ये हमारा ना वो टॉल और ड्वार्फ प्लांट नहीं था जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, वैसा ही वाला है। तो अगर आप कैपिटल जी को क्रॉस करवाओगे स्मॉल जी के साथ, तो क्या मिलेगा? एक कैपिटल जी मिलेगा, एक स्मॉल जी मिलेगा। ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा? रेड कलर होगा, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें क्या मिलते हैं? F1 जनरेशन में हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिलता है? जो कि डोमिनेंट होता है, जो कि क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ठीक है, चलो तो F1 प्रोजेनी तो हमें मिल गई।
तो F1 प्रोजेनी में तो हमें कोई भी कलर का रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिला। अब बात करते हैं F2 प्रोजेनी की, ठीक है, अब बात करते हैं F2 प्रोजेनी की। तो भाई मेंडल ने F2 प्रोजेनी में क्या किया था, आपके यही जो F1 प्रोजेनी है, जो F1 प्रोजेनी है, इसको सेल्फ क्रॉस करवा दिया था। क्या करवा दिया था, उसको सेल्फ क्रॉस करवा दिया था। क्या करवाया था, कैपिटल G स्मॉल g मल्टीप्लाई बाय या सेल्फ क्रॉस्ड बाय कैपिटल G और स्मॉल g। चलो तो इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं हम, कैपिटल G और स्मॉल g, कैपिटल G और स्मॉल g, कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G स्मॉल g और स्मॉल g स्मॉल g। तो देखा आपने F2 जनरेशन में आपको ग्रीन कलर मिल रहा है, जो कि क्या है, हमारा रेसेसिव कैरेक्टर है। तो एक कलर, एक हमको रेड मिल रहा है, ठीक है, दो हमको रेड मिल रहे हैं जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, एक हमको ग्रीन कलर मिल रहा है, ठीक है, जो कि रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, क्योंकि 3 आपके रेड कलर है, एक आपका ग्रीन कलर है, ठीक है। तो भाई अब हमें पता चला कि F1 और F2 प्रोजेनी में से F2 प्रोजेनी होगी जिसमें ग्रीन कलर के सीड्स अपीयर होंगे। तो भाई इसी तरीके से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फ्रेम हो करके अपने आंसर शीट में लिख करके आ जाना, ठीक है। ये देखो इस तरीके से अपना पूरा अपना मतलब स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपरली ऐसे ही करके बना देना। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन दिखा देना, कैपिटल G और स्मॉल g बनेगा, जिसको आपने सेल्फ क्रॉस करवाया तो आपको क्या मिला, वो पनेट स्क्वायर वाला चार्ट बना लेना, कैपिटल G और स्मॉल g वाला, अगेन कैपिटल G और स्मॉल g वाला, इस तरीके से अपना पनेट स्क्वायर बना लेना, ठीक है। बस यही पूरे इस आंसर में करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडल यूज द टर्म फैक्टर्स फॉर जीन्स। जीन्स आर द पोर्शन ऑफ डीएनए विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन क्रोमोसोम्स। What do you interpret from this statement? What do you interpret from this statement? ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। क्वेश्चन एक्चुअली में आधा लिखा हुआ था, तो जिसको मैंने कंप्लीट किया है कि मेंडल ने फैक्टर एक वर्ड यूज किया था हमारे आज के टाइम के जीन्स के लिए, ठीक है। उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं चलता था, उन्होंने इन्हीं जीन्स का नाम फैक्टर्स रखा था। अब ये जो जीन्स होते हैं ना, ये डीएनए का पोर्शन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो भाई इस स्टेटमेंट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम ज्यादा कुछ नहीं इंटरप्रेट कर सकते, बस यही इंटरप्रेट कर रहे हैं हम कि जीन्स जो होते हैं आपके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसा यूनिट होता है आपके डीएनए का जो कि आपके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करता है। जीन जो होते हैं वो यूनिट ऑफ डीएनए होता है जो कि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यही जीन्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन की कोडिंग करते हैं कि ये प्रोटीन तुमको बनाना है, ऐसा प्रोटीन तुमको बनाना है या वैसा प्रोटीन तुमको बनाना है, और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी तरीके की आप इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हो कि उन्होंने फैक्टर का टर्म यूज किया था। जीन जो होते हैं वो डीएनए पे लोकेटेड होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे मदर और फादर के अंदर से हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेल हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स and female has 23 pairs of chromosomes, then why don't an offspring has 46 pair of chromosomes which is obtained by the fusion of these two eggs। ठीक है भाई, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में क्या होता है, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में भी क्या प्रेजेंट होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक पेयर जो ऐसा होता है वो आपका सेक्स सेल्स होता है जो कि गैमीट बनाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं फीमेल्स में, ठीक है, और एक आपका गैमीट फॉर्मेशन करता है, सेक्स सेल होता है, ठीक है, सेक्स सेल्स होता है, ठीक है। तो भाई होता क्या है, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है,
और फीमेल में क्या होती है, ओवम होती है। तो मेल जो होता है, मेल के अंदर जो टेस्टीज है आपकी, ये परफॉर्म करती है मियोटिक डिवीजन, ये मियोसिस परफॉर्म करती है और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आधे हो जाते हैं मियोसिस की वजह से। मियोसिस की वजह से ये जो टेस्टिस के अंदर क्रोमोसोम के पेयर प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये 23 क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं आपके स्पर्म के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं आपके स्पर्म के अंदर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मियोसिस परफॉर्म करते हैं आपके टेस्टीज। जो मेल्स में जो टेस्टीज होता है, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो आपका मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, जिसमें हमारा जो स्पर्म के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपके नॉर्मल टेस्टीज से आधे हो जाते हैं। मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से सिर्फ 23 क्रोमोसोम बच जाते हैं। सिमिलर आपका जो फीमेल होती है उसकी ओवरी भी क्या परफॉर्म करती है, मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है, जिसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है, ओवम के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। और जब ऐसा स्पर्म जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, और जब ऐसा ओवम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स नहीं है, क्रोमोसोम्स हैं, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो पेयर होता है ये रीस्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, पेयर जो होता है रीस्टोर हो जाता है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। और अगर आप 46 को पेयर में लिखोगे तो 23 पेयर आते हैं। 46 क्रोमोसोम्स लिखोगे तो ये 23 पेयर्स बनाते हैं। वापस से आपका जो ओरिजिनल नंबर होता है आपका रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मेल जो होता है, मेल की जो टेस्टीज होती है वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है और टेस्टीज के अंदर आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, तो स्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं। और सिमिलरली आपका जो ओवरी होती है वो मियोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है ओवम की फॉर्मेशन के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 पेयर्स की प्लेस पे 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। और जब ऐसे स्पर्म और ओवम आपका फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें नॉर्मल पेयर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं। इसीलिए ऑफस्प्रिंग के अंदर 46 पेयर नहीं होते, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 पेयर्स नहीं होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है मियोटिक सेल डिवीजन से, तो सिर्फ आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज द 23 क्रोमोसोम्स ही मेल स्पर्म में जाते हैं। सिमिलरली फीमेल के एग में भी 23 क्रोमोसोम्स ही जाते हैं। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो 23 नंबर मिलाकर के 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो अल्टीमेटिवली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाता है आपका। आया समझ में कि क्या था इसका पूरा। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली और एक्यूरेटली ऑन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अगर डीएनए कॉपिंग जो होगी एक्यूरेटली नहीं होगी तो सिर्फ एक ही रीजन रहता है इसका, वो इट लीड्स टू वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। उनके अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जो कि ऐसे चेंजेस होते हैं जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल में हेल्प करे, कभी कभी वो वेरिएशंस जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं और इन्वायरमेंट में वो वेरिएशंस अडेप्ट नहीं हो पाते, वो ऑर्गेनिज्म उन चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं हो जाता, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी आपकी ये रहती है कि अगर इन्वायरमेंट ने उस वेरिएशन को अडेप्ट कर लिया, चुन लिया आपका, ठीक है, मैंने तुझको चुन लिया ऐसे वाला, अगर इन्वायरमेंट ने उस ऑर्गेनिजम्स को चुन लिया जिसके अंदर वो चेंजमेंट आए थे, तो वो सरवाइव कर जाएगा, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में अगर एक्यूरेसी नहीं रहती है तो वेरिएशंस, चेंजेस होने के चांस होते हैं, और यही वेरिएशंस धीरे धीरे क्या करके एक्यूमुलेट होकर के, इकट्ठा होकर के इवोल्यूशन बनाते हैं। इवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज ही बना देते हैं जो बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग होती है।
तो अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू पे, तो वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं पॉपुलेशन में, जो उसको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वेरिएशंस ज्यादा ड्रास्टिक हो जाए, ज्यादा ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा अचानक से डीएनए में हो जाए, तो वो शायद फंक्शन नहीं कर पाएगा और सेल की डेथ भी हो सकती है। तो भाई इन्वायरमेंट सिलेक्ट करने से पहले ही वो सेल की डेथ हो जाएगी अगर वो वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो वो सेल क्या करता है, अपने बाकी सारे सेल एपरेटस के साथ साथ कंबाइन नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता और उसकी सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी सेल डेथ हो जाती है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7th नंबर वाला। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन पॉपुलेशन। भाई एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक पर्टिकुलर ट्रेट है, सपोज करो उसकी आंखें लाल कलर की हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, एक फिक्शन कैरेक्टर बता रही हूँ कि बाई चांस एक ऑर्गेनिज्म के जो आंखें हैं वो रेड कलर की हैं, और वो रेड कलर की आंखें जो हैं उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो रही हैं। क्या हो रही हैं, उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो रही हैं। तो भाई ये ट्रेट जो है, पर्टिकुलर ट्रेट का पॉपुलेशन में इंक्रीज होने का मतलब क्या रहता है, किस तरीके से ये पर्टिकुलर ट्रेट जो आया है, चेंजमेंट आया है, वो पॉपुलेशन के अंदर इकट्ठा हो सकता है। देखो सबसे पहली चीज तो अगर रेड वेरिएशंस हैं, अगर रेड वेरिएशंस हैं तो भाई कहीं ना कहीं ये डीएनए में चेंजमेंट आए होंगे, डीएनए चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आए और ये रेड कलर का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म में दिखने लगा। तो अगर भाई डीएनए के अंदर चेंजमेंट आया है और वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी सारे पॉपुलेशन में भी ट्रांसमिट होगी आपकी, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके बाकी ऑर्गेनिज्म में भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने लग जाएगा आपका। ठीक है, तो भाई इसका आंसर ये होता है कि इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में बी इंक्रीज द पॉपुलेशन आर इफ इट कैन सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। अगर वो उस एडवर्स कंडीशन में इन्वायरमेंट के सर्वाइव कर जाता है तो वो वेरिएशंस क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे, और रिप्रोडक्शन करने के बाद उसकी प्रोजेनी में भी वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये इनहेरिटेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट का ट्रांसफर होगा ही होगा, डीएनए का ट्रांसफर होगा ही। तो अगर डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी प्रोजेनी में जाएगी ही जाएगी, और जब अगर जाएगी तो इसी तरीके से पॉपुलेशन बाय पॉपुलेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन, कि द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स मे बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शोइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न। न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है वो, उसका जो सेक्स होता है मैटर ऑफ चांस होता है और कोई भी पेरेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है अपना फ्लो चार्ट बना करके। तो भाई सिर्फ मेल, जो फीमेल होती है आपकी मदर होती है, बस वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिसाइड करने में। अदरवाइज फीमेल जो होता है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो स्पर्म होता है, वही एक्चुअली में न्यूबॉर्न का सेक्स डिसाइड करता है। तो अगर आप देखोगे ना तो मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स और एक्स। तो अगर आप स्पर्म की फॉर्मेशन करोगे तो स्पर्म के अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे स्पर्म के अंदर या तो वाई क्रोमोसोम जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ओवम के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, और इसको क्रॉस करवाओगे तो एक्स और वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो वो क्या बनेगी, गर्ल चाइल्ड बनेगी, फीमेल बनेगी आपकी। ठीक है, फीमेल बनेगी। और अगर एक्स और वाई होगा तो वो मेल चाइल्ड बनेगा, बॉय बनेगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो आप, मेल का जो स्पर्म है वही डिसाइड कर रहा है आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड का सेक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सेक्स ऑफ द चाइल्ड कोई, दोनों में से कोई पेरेंट नहीं, सिर्फ मेल डिसाइड करता है, फीमेल नहीं डिसाइड करती है। और इसी तरीके से आपको अपना फ्लो चार्ट बना करके उसमें बताना है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि कोई चेंजमेंट नहीं लेकर के आते, लेकिन मेल्स में एक्स और वाई 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जो एक्चुअली आपका जो चाइल्ड होगा, न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा, उसका सेक्स डिसाइड करेंगे। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट विद द 1 एग्जांपल ऑफ ईच।
तो भाई अगेन एक्वायर्ड ट्रेट वो टाइप के चेंजेस होते हैं जो सोमैटिक चेंजमेंट लाते हैं, जो सोमैटिक बॉडी सेल्स में होते हैं चेंजमेंट। ये कोई डीएनए चेंजमेंट नहीं करते, देयर इज नो डीएनए चेंजमेंट, कोई भी डीएनए चेंजमेंट नहीं करते एक्वायर्ड ट्रेट, इसीलिए ये क्या होते हैं, इनहेरिट भी नहीं होते, दे वोंट इनहेरिट, क्योंकि ये डीएनए में चेंजमेंट नहीं कर रहे। ऐसे टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, जैसे कि आपका राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, डांसिंग, आपने म्यूजिक सीखा है, गिटार बजाना सीखा, वायलिन बजाना सीखा, ये जो चीजें आप सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, ये आपके डीएनए में चेंजमेंट नहीं लेकर के आ रहा है और ना ही ये आगे किसी प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा, इसीलिए इनको हम एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं आपके डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं उनको चेंज करता है, और भाई अगर डीएनए में चेंज हो रहा है, जीन में चेंज हो रहा है, तो वो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपकी प्रोजेनी में ट्रांसफर जरूर होगा। तो इस तरीके से एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर नहीं होते हैं प्रोजेनी में, इनहेरिटेड ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि आपकी आंखों का कलर हो गया, आपके बालों का कलर हो गया, ठीक है, आपकी स्किन का कलर हो गया, ये सारे चेंजमेंट जो है आपके डीएनए में, जीन्स में हो रहे हैं, तो ये आपकी मदर और फादर में से आप में ट्रांसफर हुए हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, गाना, सोना, फलाना, ढिमकाना, ये सब क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। Those traits that are developed by individual during his time, they are result of changes in the non-reproductive issues। ये कोई रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं आते हैं, ये प्रोजेनी में पास नहीं होते, जैसे कि पियर्सिंग ऑफ ईयर, आपने कान छिदवाए हैं, मसल का साइज एनलार्जमेंट हो रहा है। इनहेरिटेड ट्रेट जो होते हैं इंडिविजुअल में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए में चेंजमेंट करते हैं, इसीलिए ये आगे प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि कलर ऑफ आई, उसका स्किन का कलर, उसका हेयर का कलर। Moving on to the next question कि which of the following is not a direct conclusion that can be drawn from the Mendel experiment। अब इन 4 स्टेटमेंट से आपको ये स्टेटमेंट डिसाइड करना है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बता रहा है। Only one parental trait is expressed, गलत भाई। 2 copies of each trait is inherited in a sexually reproducing organism, हाँ जी। For recessive trait to be expressed, both copies should be identical, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। Natural selection can alter frequency of the inherited trait, बिल्कुल ठीक है। Natural selection का मतलब ये होता है कि environment के changes जो हो रहे होते हैं, अगर वो environment के changes में जो DNA में changement आए, variations आए, वो survive कर लेगा तो वो progeny में वो variations आगे तक जाएंगे, otherwise वो नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं natural selection आपका एनवायरमेंट ही डिसाइड करता है कि इनहेरिटेड ट्रेट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितना ट्रांसफर होंगे, कितना नहीं। और सिर्फ वन पेरेंटल ट्रेट नहीं, दोनों ही पेरेंटल ट्रेट हमारे ट्रांसफर होते हैं, जिसको हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि दोनों ही पेरेंट के ट्रेट आगे सेपरेट होकर के ट्रांसफर होते हैं, कोई भी एक ट्रेट दूसरे ट्रेट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, ओहो सॉरी मैंने इनहेरिटेड पढ़ लिया, इनहेरिटेड नहीं है, एक्सप्रेस, हाँ जी भाई, सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होता है जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑल्टर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑल्टर नहीं होता है, नंबर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट को अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ऑल्टर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ वेरिएशन उसमें आएगा, ये डिसाइड नहीं करता आपका नेचुरल सिलेक्शन। बस ये डिसाइड करता है कि वो जो वेरिएशन हो रहा है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डी करेक्ट हो गया, मैंने ए स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया था। देख रहे हो, इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक्स, जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करके आनी है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रीड कर लेना मेरी तरीके से, जैसे मैंने अभी अपनी सिली मिस्टेक को सही करके वापस से आंसर को रीड किया, ठीक है। चलो तो भाई अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ अपने इस सेशन को शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी हेरिडिटी के ये सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लगाने का मौका मिल जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।